आज हम लोग पार्टिकल काइनेमेटिक्स के थ्योरी का 4th सेशन डिस्कस करेंगे, सेशन 4। सेशन 4 ऑन काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन ऑफ पॉइंट, या सेशन 4 ऑन पार्टिकल काइनेमेटिक्स। सेशन 4 ऑन पार्टिकल काइनेमेटिक्स। यही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अच्छा देखिए, सेशन 3 में हम लोग जो 9th पॉइंट डिस्कस किए थे वो था स्पीड था, स्पीड। तो हम लोग अब डील करेंगे इसमें 10th पॉइंट। तो हम लोग डिस्कस किए थे इन 3rd सेशन हम लोग डिस्कस किए थे कि जो स्पीड होता है v, वो ds/dt होता है। स्पीड होता है ds/dt। ये हम लोग डिस्कस किए थे 3rd सेशन के एंड में आके। जो उसमें हम लोग डिस्कस किए थे, if speed is constant, in that case जो डिस्टेंस कवर्ड s होगा 0 to t में हो जाएगा v into t। डिस्टेंस कवर्ड s बराबर स्पीड मल्टीप्लाइड विथ टाइम, वो हमको डिस्टेंस कवर्ड देगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो, स्पीड कांस्टेंट है तो, सॉरी। अच्छा, इसमें हम लोग 10th पॉइंट डिस्कस करेंगे, एवरेज स्पीड। इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, एवरेज स्पीड पर। एवरेज स्पीड जिसको हम डिनोट करेंगे VAV से, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज स्पीड जो होता है वो ऑलवेज इन अ टाइम इंटरवल होता है। इन टाइम इंटरवल T1 to T2 वो होता है S/T2 minus T1। वेर इसमें S क्या है? S is the distance covered in the time interval T1 to T2, where S is the distance covered in time interval T1 to T2. In time interval T1 to T2, ये एवरेज स्पीड हो गया। देखिए, सो एवरेज स्पीड हो जाएगा इन द टाइम इंटरवल T1 to T2 होगा S/T2 minus T1। S/T2 minus T1, ये डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा इन द टाइम इंटरवल T1 to T2। यही एवरेज स्पीड का डेफिनेशन होता है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इन अ गिवन टाइम इंटरवल, magnitude of average velocity is less than equal to the average speed in this time interval। ये एवरेज स्पीड है। ये जो है सो एवरेज स्पीड है। ये इट इज द एवरेज स्पीड। और ये क्वांटिटी क्या है? ये जो है सो
मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी है। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और ये एवरेज स्पीड है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, किसी गिवन टाइम इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा that will be less than equal to the average speed of the point in that time interval. That is तो एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उस टाइम इंटरवल में, that is always less than equal to the average speed of the point in that time interval. एवरेज स्पीड ऐसे डिफाइन होता है जैसे अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, मेंशन किए हैं। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना है, कब इक्वालिटी होल्ड करेगा और कब इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए, इसका ध्यान रखना है इसमें कि इक्वालिटी तब होल्ड करेगा जब पॉइंट का पाथ स्ट्रेट लाइन मोशन है और उस इंटरवल t1 से t2 में उसका मोशन डायरेक्शन उस लाइन के लॉन्ग चेंज नहीं करता है, देन इक्वालिटी साइन विल होल्ड, अदरवाइज इनइक्वालिटी साइन विल होल्ड। देखिए, मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी is equal to VAV only if point moves in a straight path. Moves in a straight path. And in this time interval, T1 to T2, its motion direction along the line does not change. Its motion direction does not change. If its motion direction does not change, in this case equality sign will hold करेगा, and in all other cases inequality will hold. In all other cases equality sign will hold. इसको मिटा देते हैं ऊपर, ठीक है। सो देखिए, and in all other cases inequality sign holds. Inequality sign holds. कहने का मतलब यह हुआ कि अगर पॉइंट स्ट्रेट पाथ में जा रहा है और उस T1 से T2 के टाइम इंटरवल में उसका मोशन डायरेक्शन रिवर्स नहीं करता है, if it does not reverse then equality sign will hold, and in all other cases inequality sign holds. इसको एक बार हम यहाँ रिफ्रेश कर दे रहे हैं। if point moves in a straight path, moves in a straight path
and in the interval t1 to t2 and in the interval t1 to t2 its motion direction does not reverse. Its motion direction does not reverse, then equality sign holds, and in all the cases inequality sign holds. जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये मेरा कोई रेफरेंस फ्रेम एफ है, ये कोई पॉइंट है जो इस कर्व्ड पाथ में जा रहा है, कर्व्ड पाथ है उस पी पॉइंट का, कर्व्ड पाथ ऑफ पॉइंट पी एफ के रेस्पेक्ट में। पाथ ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एफ। ये पी T1 था यहाँ पर, ये पी T2 हो गया यहाँ पर, T1 से T2 में ये इसका डिस्प्लेसमेंट D हो गया, T1 से T2 में इस पाथ का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस S हो गया। इसमें आप देख सकते हैं ये जो S है आर्क लेंथ, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, ये इस स्ट्रेट लाइन से बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज। इस डायग्राम से हम देखते हैं कि S जो है वेक्टर D के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। वेक्टर डी डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट का T1 से T2 में, S जो है सो यहाँ से यहाँ कर्व पाथ का एक्चुअल लेंथ है। आप देख सकते हैं ये जो कर्व लेंथ है, ये वाला जो S है डिस्टेंस कवर्ड, ये वेक्टर डी के मैग्नीट्यूड से अधिक है देखिए, और इम्प्लाई करेगा इसको हम P2 माइनस T1 से डिवाइड कर देते हैं, जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगा इसको, तो S बाई T2 माइनस T1 वेक्टर डी बाई T2 माइनस T1। अब ये क्वांटिटी हम जानते हैं एवरेज स्पीड है, और ये मेरा एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। देखिए ये एवरेज स्पीड है देखिए T1 से T2 में, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी है। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड जो है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा है, कर्व पाथ में जा रहा है देखिए। तो P अगर F के रेस्पेक्ट में किसी कर्व पाथ में जा रहा है, T1 टाइम पर यहाँ है, T2 टाइम पर यहाँ है, T1 से T2 में ये इसका डिस्प्लेसमेंट D है F के रेस्पेक्ट में, यहाँ से यहाँ एक्चुअल डिस्टेंस मूव्ड S है, ये वाला आर्क लेंथ इस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस से ज़्यादा है, T2 माइनस T1 से डिवाइड कर दिए, ये क्वांटिटी एवरेज स्पीड हो गया P का T1 से T2 में। और ये जो क्वांटिटी देख रहे हैं दिस इज नथिंग, ये पूरा क्वांटिटी जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ टाइम इंटरवल, ये बड़ा हो गया इससे। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसको मिटा देते हैं, ये एग्जांपल 1 था। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए वी टेक अनदर एग्जांपल। जैसे मान लीजिए फ्रेम एफ है, ये पॉइंट पी का स्ट्रेट पाथ है एफ के रेस्पेक्ट में, स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम एफ। स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ point P with respect to F, ये P T1 हो गया, इस समय राइटवर्ड जा रहा था,
यही पॉइंट यहाँ आ गया T2 टाइम पर, इस समय भी राइटवर्ड जा रहा है। तो हम मान के चलते हैं कि T1 से T2 में इसका मोशन डायरेक्शन रिवर्स नहीं करता है। इस केस में आप देख सकते हैं जो डिस्टेंस कवर्ड s है और जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है दोनों इक्वल है। इसमें ऐसा हम लोग इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोग माने हैं कि T1 से T2 में उसका मोशन डायरेक्शन रिवर्स नहीं करता है। तो बिकॉज it is being assumed that in T1 to T2 its motion direction does not reverse. In that case distance moved और displacement का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, यानी s by T2 minus T1 is equal to mod d by T2 minus T1। ये मेरा एवरेज स्पीड हो गया और ये मेरा एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। देखिए यहाँ इक्वालिटी साइन होल्ड कर जाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरा रेफरेंस फ्रेम f है, ये पॉइंट का स्ट्रेट लाइन पाथ है f के रेस्पेक्ट में। स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ पॉइंट P with respect to f। ये देखिए पॉइंट P यहाँ था T1 टाइम पर, ये राइटवर्ड जा रहा था। हम कोई T3 लिए जो कि T2 और T1 से छोटा है। इस टाइम इंस्टेंट T3 पर पॉइंट यहाँ आ गया। T3 टाइम पर इसका पार्टिकल P रेस्ट पर है और T3 के बाद क्या हुआ, वो लेफ्ट जाना चालू हो गया और P एट T2 टाइम पर यहाँ आ गया। इस समय लेफ्ट जा रहा है। तो T1 से T2 में डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया और एक्चुअल डिस्टेंस मूव होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस। ये L मान लेते हैं से। तो इस केस में हम देखते हैं कि जो पॉइंट के द्वारा जो डिस्टेंस मूव्ड s होगा T1 से T2 में, वो यहाँ से यहाँ मूव किया प्लस यहाँ से यहाँ गया। यहाँ से यहाँ गया तो डिस्टेंस मूव हो गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, फिर यहाँ से यहाँ गया तो L, फिर यहाँ से यहाँ आया तो फिर L, यानी हो गया mod D प्लस 2L। अब ये क्लियरली mod D से बड़ा है। देखिए ये जो S है वो mod D से बड़ा है। देखिए यानी इस केस में, अच्छा ऊपर मिटा देते हैं। इस केस में हम देखते हैं जो S मेरा है वो mod D प्लस 2L है, जो क्लियरली mod D से बड़ा है। अब इसको दोनों तरफ क्या करते हैं, T2 माइनस T1 यानी लेंथ ऑफ टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हैं। S बाई T2 माइनस T1 इज मोर देन mod D बाई T2 माइनस T1, यानी एवरेज स्पीड जो होगा वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है कि कब क्या होल्ड करेगा नहीं होल्ड करेगा, आप लोगों को समझ में आ चुका है। यहाँ पर हम माने थे कि प्रीवियस केस में कि T3 पर उसका मोशन डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है, मैंने T1 से T3 में वो राइटवर्ड गया और T3 से T2 में वो लेफ्टवर्ड गया। ये T3 टाइम पर उसका मोशन डायरेक्शन रिवर्स कर गया।
instant t3 the motion direction of p reverses. In that case आप देखिए इनइक्वालिटी साइन होल्ड करेगा. ये क्वांटिटी मेरा एवरेज स्पीड हो गया और ये क्वांटिटी मेरा एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया. तो ये देखिए यही आपका है, यही आपका जनरल मैंने प्रूफ हो गया है ना. अच्छा देखिए ये हम लोग 10th पॉइंट डिस्कस कर लिए. 10th पॉइंट हैज बीन डिस्कस्ड. इसको मिटा देते हैं. ठीक है. अच्छा 11th पॉइंट हम लोग डील करेंगे. 11th पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P. तो ये इसी का हम लोग बात करेंगे. एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P का हम लोग बात करेंगे. एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P. जैसे मान लीजिए किसी फ्रेम के F के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम F. जैसे मान लेते हैं कि P कोई मूविंग पॉइंट है, फ्रेम F से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका वेलोसिटी एट टाइम t1 है. वेलोसिटी एट टाइम t1 है. अच्छा देखिए एक बात ध्यान रखिए, जब कोई पॉइंट मूव करता है इन जनरल उसका वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होता है. तो v इज द वेलोसिटी ऑफ मूविंग पॉइंट एट टाइम t. टाइम इंस्टेंट t पर पॉइंट का जो वेलोसिटी है f के रेस्पेक्ट में वो v है. तो v1 इसका वेलोसिटी है एट टाइम t1 और v2 इसका वेलोसिटी है एट टाइम t2. तो हम बोलेंगे ए एवरेज, जिसको बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P. Average acceleration of point P with respect to F in T1 to T2 वो हो जाएगा change in velocity v2 minus v1 by length of time interval t2 minus t1. v2 minus v1 को डेल्टा v लिखेंगे change in velocity और t2 minus t1 को डेल्टा t बोलेंगे लेंथ ऑफ द टाइम इंटरवल. इसमें आप जान लीजिए कि ये जो डेल्टा v है वो v2 माइनस v1 है, वो उस पॉइंट का चेंज इन वेलोसिटी है. इन t1 टू t2 और डेल्टा t जो है वो t2 माइनस t1 है, लेंथ ऑफ टाइम इंटरवल. यही एवरेज एक्सेलरेशन है. अच्छा अगेन एक बात ध्यान दीजिएगा, चूंकि वेलोसिटी डिपेंड करता है फ्रेम पर, इसलिए एवरेज एक्सेलरेशन भी फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है. अच्छा एक और पॉइंट, चूंकि वेलोसिटी बेस लोकेशन के चॉइस से इंडिपेंडेंट है, तो डेल्टा v जो है वो भी बेस लोकेशन के चॉइस से इंडिपेंडेंट है. तो ये एवरेज भी बेस लोकेशन के चॉइस से इंडिपेंडेंट है.
तो ए एवरेज जो है वो फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन फ्रेम में बेस लोकेशन के चॉइस से इंडिपेंडेंट होगा. So A average depends on the frame of observation. Depends on the frame of observation, but is independent of choice of base location. Choice of base location within a frame. ये एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में दोनों पॉइंट जानना है. ये आपका वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन पर, और दूसरा फ्रेम में बेस लोकेशन के चॉइस से इंडिपेंडेंट है. ये 11th पॉइंट भी आपको बता दिए. अच्छा, इसको मिटा देते हैं. ठीक है, अच्छा 11th पॉइंट देखिए. ये 12th पॉइंट है. देखिए 12th पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी. इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे, ए से. जैसे मान लेते हैं कि VPF मेरा, लेट VPF बी द वेलोसिटी, let VPF be the velocity of point P with respect to frame F. With respect to frame F at time t, जिसको शॉर्ट में V लिखते हैं से. तो देखिए V वेलोसिटी है t टाइम पर, और t प्लस dt पर वेलोसिटी हो गया t प्लस डेल्टा t सेकेंड्स पर. वेलोसिटी चेंज करके v प्लस डेल्टा v हो गया. ये हो गया मेरा वेलोसिटी एट टाइम t प्लस डेल्टा t. अब दोनों का डिफरेंस ले लेंगे. डेल्टा v होगा दिस माइनस दिस, vt प्लस डेल्टा t माइनस vt. अब इसको दोनों तरफ क्या करते हैं, डेल्टा t से डिवाइड कर देते हैं. डेल्टा v बाई डेल्टा t हो जाएगा vt प्लस डेल्टा t माइनस v ब्रैकेट t डिवाइडेड बाई डेल्टा t. अब दोनों तरफ क्या करते हैं, इसका लिमिट लेते हैं. लिमिट ऑफ डेल्टा v बाई डेल्टा t टेंडिंग टू 0. यही मेरा हो जाएगा dv बाई dt. लाइन बना के फ्रेम डाल देंगे. इसी को बोलेंगे APFT, या उसी को शॉर्ट में वेक्टर ए कहेंगे. और इसमें वेक्टर ए क्या है, वही है जो यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला. It is the acceleration of point P. Acceleration of point P with respect to frame F
एट टाइम t, वही dv बाई dt इन फ्रेम f के बराबर है। देखिए, अच्छा अगेन याद रखना है, क्योंकि वेलोसिटी आपका फ्रेम पर डिपेंड करेगा, उसका जो टाइम डेरिवेटिव होगा वो भी फ्रेम पर डिपेंड करेगा, और वेलोसिटी बेस लोकेशन के चॉइस से इंडिपेंडेंट होता है इन अ गिवन फ्रेम। तो एक्सेलरेशन का भी जो वैल्यू होगा वो एक फ्रेम में बेस लोकेशन के चॉइस से इंडिपेंडेंट होगा। सो ए डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन and is independent of choice of base location within a frame. A depends on frame of observation and is independent of choice of base location within a frame. एक फ्रेम में बेस लोकेशन के चॉइस से वो इंडिपेंडेंट होता है। ये देखिए, ये 12 पॉइंट आप लोग को हम डिस्कस कर दिए हैं, है ना। तो कैलेमेटिकल वेरिएबल्स का जो 12 क्वांटिटी, जो फंडामेंटल 12 क्वांटिटीज़ है, वो फुली डिस्कस्ड है, वो है ना। ये एक्सप्लेन कर दिया आपको हम, पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा देते हैं। ये फोर्थ सेशन आपका यहीं पर क्लोज कर देते हैं। अच्छा, इस पर नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा, उससे पहले हम लोग एवरेज स्पीड के रिलेटेड 3 को प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और तब हम लोग क्या करेंगे कि जो बेसिक काइनेमेटिकल वेरिएबल्स है, वेक्टर आर, वेक्टर वी, वेक्टर ए, उसको अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसका रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। तो यहाँ इसको क्लोज कीजिए, है ना। इसका नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे हम लोग।